नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ड्रीम आईएएस। सभी को राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज जो हम वीडियो कवर करने जा रहे हैं वो 16 मई से लेकर 31 मई तक का इस वीडियो में हम करंट कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जनवरी से लेकर अप्रैल तक का करंट कवर कर लिया है और आज हम मई तक का करंट कवर कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बस वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके यार ज़रूर बताया करो वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए शुरू करें। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एक पत्रिका है जिसका नाम है फोर्ब्स। फोर्ब्स द्वारा जारी पत्रिका के अनुसार, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार या पत्रिका के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी 2022 में दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, तो ये कौन बने हैं भाई? ये बने हैं लियोनेल मेसी। दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं 2022 में। अगर इनकी बात करें तो ये अर्जेंटीना से हैं। ठीक है, अर्जेंटीना कंट्री से हैं और ये क्या खेलते हैं भाई? ये फुटबॉल खेलते हैं, एक फुटबॉलर हैं। अर्जेंटीना कंट्री से हैं और एक फुटबॉलर हैं। ठीक है, जहां फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं, वहीं दूसरे स्थान पर कौन है भाई? तो दूसरे स्थान पर हैं लेब्रन जेम्स। ठीक है, लेब्रन जेम्स। और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, पहले स्थान पर 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं लियोनेल मेसी, दूसरे स्थान पर लेब्रन जेम्स और तीसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर बात करें कि इस सूची में क्या भारत के भी किसी खिलाड़ी का नाम है? बिल्कुल हाँ, भारत के इस सूची में 61वें नंबर पर, कौन से नंबर पर? 61वें नंबर पर नाम आता है भारत के क्रिकेटर विराट कोहली का। ठीक है, विराट कोहली फोर्ब्स द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार 61वें नंबर पर आते हैं। अगर लियोनेल मेसी की बात करें तो इनकी टोटल नेटवर्थ है 130 मिलियन डॉलर। वहीं अगर लेब्रन जेम्स की बात करें तो इनकी नेटवर्थ है 121 मिलियन डॉलर। ठीक है, वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है 115 मिलियन डॉलर। ठीक है, आगे बात करें। चलिए, हाँ, ये जो फोर्ब्स जो पत्रिका है, कौन सी? ये जो फोर्ब्स पत्रिका है ये कहाँ से जारी की जाती है भैया? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क से जारी की जाती है, न्यूयॉर्क अमेरिका। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका से जारी की जाती है फोर्ब्स नामक पत्रिका जिसने ये रिपोर्ट पेश की है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हमारा
पड़ोसी देश है, साथ ही साथ व्यापारिक मामले में भी काफ़ी बड़ा भागीदार है हमारा, तो इसीलिए इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यूएई के वैसे तो इंटरनेशनल मुद्दों से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एसएससी या इस लेवल पर इतने नहीं बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं, लेकिन यूएई के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भारत का काफ़ी बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है और काफ़ी, ठीक है, पड़ोसी देश भी है। चलिए आगे बात करें, संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं भैया? तो यूएई के नए राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यूएई के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये किसके स्थान पर नए राष्ट्रपति बने हैं? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के स्थान पर। ठीक है, किसके स्थान पर? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के स्थान पर। बस इनमें और इनमें केवल इस चीज़ का अंतर है, जो अब बने हैं वो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं और जो पहले थे वो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब थोड़ी सी यूएई की। ये जो यूएई के जो राष्ट्रपति बने हैं 4th नंबर के बने हैं, ध्यान रखना, 4थे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यूएई की अगर बात करें तो यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है। ठीक है, और यहाँ जो चलती है मुद्रा वो यूएई दिरहम चलती है, यूएई दिरहम। ठीक है, आईसीसी का मुख्यालय, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का मुख्यालय भी भैया यही है, आईसीसी का हेडक्वार्टर भी यही है। कहाँ है? दुबई में। ठीक है, दुबई में है। चलिए बात करें विश्व की सबसे ऊंची इमारत, विश्व की सबसे ऊंची इमारत जिसका नाम है बुर्ज खलीफा, वो भी यही है। कितने मीटर ऊंची है भाई? 829.8 मीटर ऊंची है, 829.8 मीटर ऊंची है बुर्ज खलीफा, जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, वो भी आपके यूएई में है। ठीक है, यूएई की अगर एक बात और करें तो ये कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश है। ठीक है, कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश है, कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश। ठीक है, चलिए ये तो थी हमारी दूसरी न्यूज़। आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए इसको आप उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का विनर कौन है? थॉमस कप 2022, थॉमस कप कौन से गेम से रिलेटेड है? बैडमिंटन से, बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है भैया, किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है थॉमस कप 2022 का खिताब। ठीक है, हराया किसे है? तो इंडोनेशिया को हराकर, इंडोनेशिया को हराकर 3-0 से इंडोनेशिया को हराकर भारत ने जीता है थॉमस कप 2022, जो कि बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है। ठीक है, चलिए इसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था बैंकॉक में। कहाँ हुआ था? बैंकॉक में। और बैंकॉक कहाँ है भाई? थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड में है बैंकॉक। इस बार जो संस्करण था वो कौन सा था? तो संस्करण था 32वां संस्करण था थॉमस कप का। ठीक है, जो भारत ने जीत लिया है इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर। क्लियर है भाई? देखिए ये है थॉमस कप, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप। इसका संबंध है पुरुष वर्ग से। किससे? पुरुष वर्ग से। एक कप होता है उबेर कप। कौन सा कप? उबेर कप। इसका संबंध होता है महिला वर्ग से। कौन से? महिला वर्ग से होता है उबेर कप का, और थॉमस कप का पुरुष वर्ग से होता है। ठीक है,
यानी कि इसमें पुरुष खेलते हैं तो वो थॉमस कप और महिला खेलते हैं तो उबेर कप। आगे बात करें भाई, अगला क्वेश्चन है सेवानिवृत्त कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों, रिटायर्ड एम्प्लॉयज। अगला क्वेश्चन है आपका सेवानिवृत्त कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सेवानिवृत्त कर्मचारियों, रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए पुरानी पेंशन को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पुरानी पेंशन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भाई? तो पहला राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो पुरानी पेंशन थी वो बंद कर दी गई थी। कब? 2004 में। 2004 में नियम आया था जिसके द्वारा 2004 में 2004 के बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट में लगेंगे, ठीक है, सरकारी कर्मचारी बनेंगे 2004 के बाद, उनको पेंशन देनी बंद कर दी गई थी। 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी लगे थे उनको पेंशन देनी बंद कर दी गई थी। अब उसी पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भैया? तो ये है छत्तीसगढ़। क्लियर? छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो भूपेश बघेल। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के हैं ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। वहीं बात करें कि यहाँ की गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं, ठीक है। चलिए, और जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो तो नया रायपुर ही है, जिसको अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा पोप फ्रांसिस। अब पहली बात तो ये पोप फ्रांसिस है क्या? तो ईसाई धर्म के जो सबसे बड़े पादरी होते हैं, सबसे बड़े पादरी, उन्हें हम कहते हैं पॉप, ठीक है। तो पॉप फ्रांसिस द्वारा किस भारतीय व्यक्ति को संत घोषित किया गया है? पोप फ्रांसिस द्वारा किस भारतीय व्यक्ति को संत घोषित किया गया है? और ऐसा किए जाने वाला ये पहला भारतीय व्यक्ति होगा जिसको पोप फ्रांसिस क्या करेंगे? संत घोषित करेंगे। तो पोप फ्रांसिस द्वारा किस भारतीय व्यक्ति को संत घोषित किया गया है भाई? तो ये किया गया है देव सहाय पिल्लई को। क्या नाम है इनका? देव सहाय पिल्लई, ठीक है। देव सहाय पिल्लई कहाँ के हैं? ये कन्याकुमारी तमिलनाडु के हैं। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु के हैं। ये है नहीं थे, बहुत समय पहले की बात है, आपकी नहीं, ठीक है। देव सहाय पिल्लई मूल रूप से एक जाति के ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। लेकिन इन्होंने 1745 में ईसाई धर्म अपना लिया था, ठीक है। ईसाई धर्म अपना लिया था। इन्हीं देव सहाय पिल्लई को पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि प्रदान की है, ठीक है। संत की उपाधि प्रदान की है एक भारतीय को। किसने? पोप फ्रांसिस ने। कौन से भारतीय को? देव सहाय पिल्लई को। तमिलनाडु के रहने वाले हैं, मूल रूप से ब्राह्मण थे, लेकिन 1745 में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, ठीक है। क्लियर? चलिए
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा। एक चीज ध्यान रखें, क्या शब्द जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल। स्किल इंडिया प्रोग्राम बहुत सारे चलाए गए हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, बहुत सारे स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाए गए हैं और बहुत सारे स्किल इंडिया सेंटर भी हैं, लेकिन यहां बात चल रही है इंटरनेशनल की। तो रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा, तो भाई ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया जाएगा भाई, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा जो भारतीय लोग हैं वो विदेशों में भी जाकर भी अपने रोजगार प्राप्त कर सकें। इसका उद्देश्य क्या होगा, इंटरनेशनल सेंटर है, इन्हें इस तरीके का कौशल सिखाया जाएगा कि वो ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपना कोई रोजगार प्राप्त कर सकें। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है ये किस चीज़ के अंडर में काम करता है, तो ये करता है NSDC के अंडर में काम। NSDC क्या है भाई, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, NSDC के अंडर में ये सारी चीज़ें होती हैं। जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बना है ये किसके अंडर में बना है भैया, हर चीज़ के लिए एक संस्था की आवश्यकता तो होती है, तो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इस संस्था के अंतर्गत कार्य करेगा। NSDC के अंदर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत कार्य करेगा, जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके MD कौन है, MD या CEO कौन है, तो मनीष कुमार। ठीक है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी में खुलने जा रहा है, जिसके द्वारा भारतीयों को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी रोजगार प्रदान करने के अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होंगे। ये जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है ये NSDC नामक एक संस्था के अंतर्गत कार्य करेगा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके CEO या MD हैं मनीष कुमार। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं बहुत थोड़ा सा जल्दी करता हूं, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लेते हो, बाकी मैं एक दो 3 बार रिपीट करके आपको बताता रहता हूं। तो इसीलिए मैं बिना रुके, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो आपको भी, क्योंकि वीडियो लंबी जब आप लोग देखते हो ना तो आप लोगों का मन वैसे ही खत्म हो जाता है, अरे यार इतनी लंबी वीडियो है कौन देखे, मतलब उसमें कितनी मेहनत की गई है ये कोई नहीं देखता। चाहे वो किसी भी टीचर की वीडियो हो, अगर लंबी होती है ना तो आप लोगों का मन, अरे यार इतनी लंबी वीडियो कौन देखे। भाई अगर एक मूवी 1 घंटे की 3 घंटे की मूवी होती है ना तो उसको आप बहुत आसानी से देख लेते हो, लेकिन जहां आपके फ्यूचर की बात होती है आप वहां देखते ही नहीं। चलो खैर वो तो आप लोगों के ऊपर है, इसीलिए हम कम से कम, मतलब मैं बहुत छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, 30-35 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट हो जाती है। ठीक है, जब न्यूज़ ज़्यादा होती हैं तो भैया हो जाती है, जब घटनाएं कम घट रही हैं तो क्या कर सकते हैं, जब घटनाएं ही 15 दिन में इतनी नहीं घटी तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो आज का आपका अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में न्यू डेवलपमेंट
न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? वर्ष 2022 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीवी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है, गवर्नर्स की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की है? वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की है भाई? तो ये की है भारत ने, ठीक है। और भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करेंगी? तो वो करेंगी निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ठीक है। निर्मला सीतारमण है कौन? भारत की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री, कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं कौन? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री हैं और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जो भारत की ओर से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो वार्षिक बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेंगी, ठीक है। इस बार जो बैठक होगी वो कौन सा नंबर की होगी या कौन सा संस्करण होगा? तो भैया 7वां संस्करण होगा। इस बार 7वीं बैठक होगी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, जिसकी अध्यक्षता करेंगी निर्मला सीतारमण, ठीक है। अगर बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। कल मैंने आपको ब्रिक्स देशों के बारे में बताया था, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके संस्थापक कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक हैं ब्रिक्स देश। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 5 देश हैं इसके, 5 सदस्य देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसीलिए नेशनल डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय है शंघाई, चाइना में। शंघाई, चाइना में इसका मुख्यालय है। और बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो मार्कस प्रेडो। मार्कस प्रेडो इसके अध्यक्ष हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कस प्रेडो, जिसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। चीन शंघाई में इसका मुख्यालय है। जो आपको जो संस्थाएं वगैरह होती हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं संस्थाओं के, विश्व बैंक है ना, वो और आपकी IMF है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्थाएं तो मैं आपको हाथों हाथ कराता जाऊंगा। जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी उनसे संबंधित कुछ भी होगा तो मैं आपको कराता जाऊंगा। जैसे कि ये करा दी मैंने, कल मैंने ब्रिक्स कराई थी, आज मैंने न्यू डेवलपमेंट बैंक करा दी। और मैंने और भी न्यूज़ आप देखना, जो वीडियोज़ मैंने पहले भी डाल रखी हैं उसमें भी जो अगर मैं न्यूज़ आती है तो मैं उसकी, ठीक है, जो संस्था होती है वो मैं कराता जरूर हूँ, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बिजली से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए, बिजली, ठीक है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए संभव पोर्टल नामक एक वेबसाइट तैयार की है? किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स की शिकायतों को सुनने के लिए संभव पोर्टल नामक एक वेबसाइट की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने भाई? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली से संबंधित कोई भी शिकायत हो, आप संभव पोर्टल पर जाकर आप दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। सरकार अवश्य सुनवाई करेगी। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता ही है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
भारत के 74वें, ध्यान रखना, 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भाई? तो ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव। कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। कहाँ के हैं राहुल श्रीवास्तव? तेलंगाना के हैं। तेलंगाना के हैं राहुल श्रीवास्तव। ये भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, शतरंज की प्रतिस्पर्धा में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो यही होता है शतरंज ग्रैंड मास्टर का। तो 74वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव, तेलंगाना में बने, तेलंगाना के हैं। और ये जो प्रतिस्पर्धा हुई है ये कहाँ हुई है? ये जो कंपटीशन हुआ है ये कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। ठीक है, चलिए बात 74वें की चल रही है, तो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे भाई? पिछले साल 2021 में बने थे 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे भरत सुब्रमण्यम। आगे बात करें, पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे भाई? तो पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे आपके 1988 में बने थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, 73वें भरत सुब्रमण्यम, 74वें बने हैं राहुल श्रीवास्तव। क्लियर है भैया? आगे बात करें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो जून 2022 में आसियान देशों की, जून 2022 में आसियान देशों की जून 2022 में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जून 2022 में एक ग्रुप है जिसका नाम है आसियान। आसियान, इसके विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी जून 2022 में। वो कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, जून 2022 में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी भाई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। और आसियान जो ग्रुप है जो आसियान ग्रुप है, इसकी जो मीटिंग हो रही है नई दिल्ली में, यानी कि भारत में, आसियान जो ग्रुप है उसकी जो मीटिंग हुई थी जून 2020 में भारत में, वो पहली बार हुई थी। ठीक है, भारत में पहली बार आसियान देश की, आसियान ग्रुप की मीटिंग भारत में हुई है। भारत में पहली बार हुई है आसियान ग्रुप की मीटिंग। ठीक है, नई दिल्ली में हुई है, ध्यान रखना। चलिए, ये जो मीटिंग हुई है जून 2020 में, ये कौन सा वा संस्करण है भाई? तो ये 30वां संस्करण है। यानी कि इससे पहले 29 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी मीटिंग भारत में नहीं हुई थी। ये भारत की पहली मीटिंग है। संस्करण कौन सा है? 30वां। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी आसियान की। ये ग्रुप भी आपसे पूछा जाता है, आसियान ग्रुप। आसियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशन, आसियान कंट्रीज। इनकी बात करें तो भैया इनकी स्थापना हुई थी, इस ग्रुप की 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं लिम जैक होई, लिम जैक होई। ठीक है, आसियान कंट्री की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशंस। ठीक है,
और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके अध्यक्ष हैं लिम जैक होई। अभी जो आसियान कंट्रीज हैं ये हैं कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी के रास्ते होते हुए जो चाइना और हांगकांग के नीचे जितनी भी कंट्रीज पड़ती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं भाई? ये हैं आपकी 10 देश। कौन कौन से देश हैं 10? इनमें आते हैं आपके ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, फिलीपींस और सिंगापुर। ठीक है, ये 10 कंट्री आती हैं। ब्रुनेई, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस। 10 हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुई हैं। एक है आपकी म्यांमार और एक है वियतनाम। ठीक है, ये 10 कंट्रीज आती हैं आसियान ग्रुप में। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार और वियतनाम। इन 10 देशों का एक ग्रुप है जिसे आसियान कहते हैं, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय जकार्ता में है। लिम जैक होई इसके अध्यक्ष हैं। और भारत इसमें नहीं आता, लेकिन भारत एक सहयोगी देश के रूप में इसके साथ कार्य करता है। भारत एक सहयोगी देश के रूप में इसके साथ कार्य करता है। इसीलिए 30वीं जो मीटिंग हुई है इसकी, वो कहाँ हुई है? नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल, मनरेगा का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल होता कौन है? लोकपाल होता है शिकायतों को सुनने वाला एक अधिकारी। ठीक है, शिकायतों को, किसी भी विभाग से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए लोकपाल की स्थापना की। लोकपाल की क्या होती है? लोकपाल की पदवी की जाती है, यानी कि लोकपाल की नियुक्ति की जाती है किसी भी विभाग की शिकायतों को सुनने के लिए। ऐसे ही अब क्वेश्चन आपका यह है कि मनरेगा से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए नया लोकपाल किसे बनाया है? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है भैया? तो ये किया है N.K. ओझा को। N.K. ओझा, ठीक है, जिनका नाम है नमन विनय कुमार ओझा। नमन विनय कुमार ओझा को मनरेगा जो स्कीम है उसका लोकपाल बनाया गया है। लोकपाल किस लिए होता है? शिकायतों को सुनने के लिए होता है। ठीक है, मनरेगा का लोकपाल बनाया गया है N.K. ओझा को। नमन विनय कुमार ओझा को बनाया गया है। कितने वर्ष के लिए बनाया गया है ना भैया? मात्र 2 वर्ष के लिए बनाया गया है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए बनाया गया है। बात करते हैं मनरेगा की। तो मनरेगा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2 फरवरी 2006 को हुई थी। मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। उस समय इसे नरेगा के नाम से जानते थे, लेकिन मनरेगा शब्द जो है वो इसका कब पड़ा? वो पड़ा अक्टूबर 2009 में। अक्टूबर 2009 में इसे मनरेगा कहने लगे। ठीक है, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें किसी भी व्यक्ति को वर्ष में कम से कम, किसी भी बेरोजगार व्यक्ति को, कोई भी बेरोजगार व्यक्ति हो, उसे कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देना आवश्यक है। इस स्कीम के तहत रोजगार का अधिकार आपको मिलता है। कम से कम 100 दिनों के लिए आपको रोजगार मिलेगा 1 साल में। ठीक है, अगर आप बेरोजगार हैं तो। और
अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो उसके बदले आपको उसकी सैलरी जरूर मिलेगी, ठीक है, 100 दिनों की। क्लियर है? आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, किन दो अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? किन दो अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल एक ग्रुप है, ठीक है, राष्ट्रमंडल ग्रुप में शामिल किया गया है? किन दो अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल ग्रुप में शामिल किया गया है? तो ये दो अफ्रीकी देश हैं, गैबोन और टैगो। अफ्रीका के दो देश हैं, गैबोन और टैगो, जिन्हें 2022 में एक ग्रुप में शामिल किया गया है जिसका नाम है राष्ट्रमंडल ग्रुप। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। जो आपने सुने होंगे ना कॉमनवेल्थ गेम्स, वो इन्हीं कंट्रीज के होते हैं, कॉमनवेल्थ की बात करें तो राष्ट्रमंडल देश, इस समूह की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1931 को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इस राष्ट्रमंडल की प्रमुख कौन है? तो प्रमुख होती हैं लंदन की महारानी। वर्तमान में कौन है? एलिजाबेथ सेकंड, ठीक है। कितने देश आते हैं भाई? राष्ट्रमंडल में 56 देश आते हैं, और ये वही देश हैं जिन पर ब्रिटिशों ने शासन किया था। अंग्रेज़ों ने जिन जिन देशों पर शासन किया था उन देशों का एक ग्रुप बना लिया था, उन्हीं देशों को हम कहते हैं उस ग्रुप को हम कहते हैं कॉमनवेल्थ, यानी कि राष्ट्रमंडल, ठीक है। इसमें हाल ही में 2 देश, 2022 में 2 देशों को भी शामिल किया गया है, गैबोन और टैगो को। इसमें ऑलरेडी 56 देश हैं। एलिजाबेथ सेकंड इसकी प्रमुख है, लंदन यूके में इसका मुख्यालय है, और 11 दिसंबर 1931 को इसकी स्थापना हुई थी। ये वही ग्रुप है जिसमें अंग्रेजों द्वारा रूल की गई सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है भैया। ये इसमें सारे वो देश आते हैं जो कभी ब्रिटिश राज्य का हिस्सा रहे थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत की खुफिया एजेंसी यानी कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? आईबी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं भाई? तो ये बने हैं तपन कुमार डेका। कौन बने हैं? भारत की खुफिया एजेंसी हैं, रॉ है और आईबी है, ऐसे ही, ठीक है, और भी हैं। हम बात कर रहे हैं आईबी की। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत की खुफिया एजेंसी आईबी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तपन कुमार डेका। किसके स्थान पर बने हैं भाई? ये बने हैं अरविंद कुमार के स्थान पर, ठीक है। किसके स्थान पर बने हैं? अरविंद कुमार के स्थान पर बने हैं। अब बात करते हैं आईबी की। तो आईबी की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई थी 1887 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आईबी की स्थापना हुई थी 1887 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और डायरेक्टर आपके सामने ही हैं तपन कुमार डेका, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? किसके भाई? नीति आयोग के नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग के कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए कार्यकारी अधिकारी जो बने हैं वो हैं परमेश्वरन अय्यर। कौन बने हैं भैया? परमेश्वरन अय्यर बने हैं नीति आयोग के नए कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे अमिताभ कांत, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर से अमिताभ कांत से पहले कौन थे? तो सिंधुश्री खुल्लर, ठीक है। पहले कौन थे? पहले थे सिंधुश्री खुल्लर, दूसरे कौन थे? अमिताभ कांत, और अब कौन बने हैं तीसरे नंबर पर? परमेश्वरन अय्यर।
नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर अमिताभ कांत के स्थान पर। और पहले कौन थे? ठीक है, सिंधुश्री खुल्लर। ये तो हो गए सीईओ। अब बात करते हैं थोड़ी सी उपाध्यक्ष की। उपाध्यक्ष भी चेंज हुए हैं ना 2022 में। सीईओ, नीति आयोग के सीईओ भी चेंज हुए हैं और उपाध्यक्ष भी चेंज हुए हैं। तो तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन बैरी। कौन बने हैं भाई? सुमन बैरी। तो इनसे पहले दूसरे नंबर के कौन थे? दूसरे नंबर के थे राजीव कुमार। राजीव कुमार। तो भाई पहले नंबर के कौन थे? पहले नंबर के थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। ठीक है। नीति आयोग के नए सीईओ परमेश्वरन अय्यर। दूसरे नंबर पर अमिताभ कांत और पहले नंबर पर थे सिंधुश्री खुल्लर। ऐसे ही पहले, सबसे पहले नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। उसके बाद बने थे राजीव कुमार और 2022 में चेंज होकर बने हैं सुमन बैरी। ठीक है, पुरुष हैं सुमन बैरी। आगे बात करें तो अध्यक्ष अभी तक वही हैं, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपको पता है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो पहले भी नरेंद्र मोदी थे और अभी भी नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग की घोषणा हुई थी 14 अगस्त। नीति आयोग की घोषणा हुई थी 14 अगस्त 2014 को। ठीक है, सॉरी 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग की घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को। ये नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला भाषण था दिल्ली के लाल किले से। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग की घोषणा हुई थी और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1950 के योजना आयोग के स्थान पर। 1950 के योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को 1950 के योजना आयोग के स्थान पर। सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं, उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं और अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। इसका कार्य क्या है? देश के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना, केंद्र व राज्यों के वित्त का बंटवारा करना, ठीक है, और सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। ठीक है, तो ये तो थी हमारी आज की सारी न्यूज़। ठीक है, इसमें हमने 16 मई से लेकर 31 मई तक का करंट कवर किया था। कल हम देखेंगे जून का करंट, 1 जून से लेकर 15 जून तक का करंट देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, एक लास्ट में आपको एक बात बता दूं कि MTS की भर्ती आ गई हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती आ गई हैं, जिसमें 12,000 कुछ पद हैं, 12,500 भर्ती आ गई हैं। ठीक है, जिसमें से आपकी जो MTS की भर्ती हैं वो लगभग 9,000 साढ़े 9,000 हैं और बाकी जितने भी पद हैं 2,500 पद लगभग हवलदार के हैं। ठीक है, बाकी मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जो MTS की थी वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे।